हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। जैसे कि आप सभी के रिजल्ट आ चुके हैं यूजीसी नेट के, तो ऐसे में अब आपको रेगुलर अपडेट मिला करेंगे इस चैनल पर असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से रिलेटेड, पीएचडी एडमिशन फॉर्म से रिलेटेड और फेलोशिप रिगार्डिंग अपडेट्स भी मिला करेंगे कि कौन से फॉर्म कब निकल रहे हैं, कैसे अप्लाई करना है। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। आपने बहुत मेहनत से इस एग्जाम को क्रैक किया है, ऐसे में अगर आपको अपडेट नहीं मिलेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इनफैक्ट मैंने कल और परसों लास्ट 2 डेज में मैंने 2 वीडियोस बना के समझाया है आपको। एक वीडियो मैंने बताया था कि 5 अलग अलग यूनिवर्सिटी से फॉर्म, कुछ यूनिवर्सिटीज में फॉर्म आ चुके हैं, कुछ में आने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें। इसके अलावा बीएचयू में एडमिशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो। और इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि दिल्ली में है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी रैंक यूनिवर्सिटी है, तो इसके पीएचडी के फॉर्म भी आए हुए हैं। मैं आज इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा सेपरेट, इसमें कैसे अप्लाई करना है। और इसके अलावा जो हमारे इस साल हमने 300 प्लस सिलेक्शन दिए हैं नेट जेआरएफ में, तो यहाँ पर जो टॉपर थे इस बैच के, हमने यहाँ पर इन सभी के इंटरव्यू लिए हैं और इनफैक्ट ये इंटरव्यू और आते रहेंगे ताकि आप इन सभी से सीख सकें कि किस तरीके से उन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया और आप सभी को इन सबसे सीखने को मौका मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। चलिए कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि आपका एग्जाम क्यों क्रैक नहीं हुआ। सेल्फ एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि क्या रीजन रहेगा कि जिसकी वजह से एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया और कैसे हम इनको ओवरकम कर सकते हैं, कैसे इस एग्जाम को हम क्रैक कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा। चलिए गाइस आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो गाइस देखिए, सबसे पहले हमें करना है सेल्फ एनालिसिस और इसके बाद हम करेंगे सेकेंड काम, दैट इज बी बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। बस ये 2 काम अगर आपने कर लिए तो आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। पहला हम करेंगे सेल्फ एनालिसिस। देखो गाइस, होता क्या है कि कई बार ये होता है कि हम किसी टॉपिक में बहुत अच्छे होते हैं और किसी किसी टॉपिक में हम थोड़ा सा वीक होते हैं, और जो हमारा वीक पॉइंट होता है यही रीजन होता है जिसकी वजह से हम एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला पार्ट इतना स्ट्रांग ना हो जिसकी वजह से आपका डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत हो जाता है हमेशा, या जो मैथमेटिकल जो क्वेश्चन बनते हैं मैथ से या फिर जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं आप उनको अच्छे से नहीं कर पाते हो जिसकी वजह से आपका स्कोर कम रह जाता है। तो इसके लिए आपको सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा। आप देखिए, एनालाइज करिए अपने आप को कि कौन से टॉपिक आपको अच्छे से आते हैं और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिसमें आप थोड़ा सा वीक हो। और ये वही टाइम है जिसमें आप अपने वीक एरियाज को फाइंड आउट करके उस पर काम कर सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, जैसे कि मैं भी क्या करता था, इनफैक्ट अभी भी हम करते हैं। जब मुझे लगता है कि मैं किसी चीज में वीक हो रहा हूँ या कोई चीज में मुझे अचीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं सेल्फ असेसमेंट करता हूँ। सेल्फ असेसमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं कि मैं इस एरियाज में हमें प्रॉब्लम लग रही है। कोई भी देखो, बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं ये, मारुति सुजुकी होगी, टाटा कंपनी हो गई, रिलायंस हो गई, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां ये सब यही करते हैं। जब इनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इशू होता है, जैसे सेल्स डाउन हो जाती है या कोई दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सेल्फ एनालिसिस करते हैं। ये देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, देन वो उन वीक एरियाज पे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो आप भी सेम इसी तरीके से इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ सकते हो। आप एक लिस्ट बनाइए कि आपकी वीक एरियाज क्या है। हो सकता है कि आपका डेटा इंटरप्रिटेशन वीक एरिया हो सकता है कि आपका अदर जो पोर्शन, मैथ का जो पोर्शन पूछा जाता है जिसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या एवरेज के क्वेश्चन होते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन होते हैं, हो सकता है कि आपका वो वाला एरिया वीक हो, या एनी अदर लाइक आपको हो सकता है कि आपका आईसीटी वीक रह गया हो, आपको कंप्यूटर इतना समझ में नहीं आता या आपको रिसर्च के टॉपिक इतने समझ में नहीं आते। तो आप इसकी एक लिस्ट बना लो, पेपर 1 की या पेपर 2 की भी सेम तरीके से आप एक लिस्ट बना लो कि मुझे ये वाले जो टॉपिक हैं ये मुझे टफ लगते हैं और इनको मैं हमेशा इनसे मैं बचने की कोशिश करता हूँ। तो अब उनकी एक लिस्ट बनाने के बाद अब क्या करना है, नेक्स्ट काम होगा हमारा इस पे काम करना। अब हम इस पे काम करेंगे और हम इस तरीके से काम करेंगे कि जो आपके वीक एरियाज हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये काम अगर आप अभी करोगे, आज करोगे, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। इसका सिंपल सा रीजन मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम अगला है नहीं। आपको पता है कि जो दिसंबर वाला एग्जाम है वो बहुत ज्यादा जाएगा तो जनवरी में हो जाएगा। इससे ज्यादा लेट नहीं करेंगे एनटीए वाले, जनवरी में आपका एग्जाम बहुत हाई चांस है कि हो जाएगा। तो अप्रोक्स 3 महीने का टाइम आप मान के चलिए। और ऐसे में आप अगर अपने वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो ये अब से अच्छा टाइम कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप एग्जाम के करीब पहुंचते हो, जब आप एग्जाम का 1 महीना बचता है, तब वो टाइम होता है रिवीजन का। और रिवीजन के टाइम पे आप अपने वीक एरियाज पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने रिवाइज नहीं किया प्रॉपर तरीके से तो जो आता है वो भी नहीं कर पाओगे। तो ये बेस्ट टाइम है, आज लिस्ट बनाओ बैठ करके कि मैं किस एरिया में वीक हूँ और मुझे किस एरिया पे काम करना है। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ने से रिलेटेड बताया है वीक एरियाज, वीक पॉइंट। इसके अलावा और भी आपके वीक पॉइंट हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
आपका पढ़ने में रेगुलर 3-4 घंटे पढ़ नहीं पाते आप, आपका मन नहीं लगता, ये आपका वीक एरिया हो सकता है। या आपका प्रोक्रेस्टिनेशन वीक एरिया हो सकता है। प्रोक्रेस्टिनेशन में क्या होता है, इसमें हम आज का काम कल पे टालते हैं कि चलो कल कर लेंगे, या हम चलो एक काम करता हूँ आज मॉर्निंग में नहीं शाम को पढ़ूंगा। तो जो ये चीजें हैं ना, ये भी आपके एक वीक एरिया में हो सकती हैं। अब आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो, क्या आप आलस दिखाते हो। आलस जो होता है वो एक स्टूडेंट की लाइफ का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। पता है कि स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? आलस। अगर आपके अंदर लेजीनेस है ना, और लेजीनेस का बड़ा भाई होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसमें हम आज के काम को कल पे टाल देते हैं। आलस का मतलब ये हो गया कि आप बेड पे पड़े हुए हो, कुछ काम ही नहीं कर रहे, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, तो वो आलस हो गया। और प्रोक्रेस्टिनेशन में हम आज का काम कल पे टाल देते हैं। आपको पता है कि आज करना है, लेकिन आज नहीं करेंगे, हम कल करेंगे, कल का काम परसों पे टाल दिया। तो ये भी आपके वीक एरियाज हो सकते हैं। तो आप इन सबकी एक लिस्ट बना लो, और उन सभी की लिस्ट बनाने के बाद उसके ऊपर काम करना है। अगर आपके अंदर आलस आता है तो आप एक्सरसाइज करो, मॉर्निंग में उठो, एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा योगा कर सकते हो, इससे आपका आलस दूर होगा। इसके अलावा अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो, आपको लगता है कि मैं प्रोक्रेस्टिनेशन करने में बहुत उस्ताद आदमी हूँ, मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन इसका ये है कि जब आपके मन में आए कि मुझे ये काम करना है, तो उस तुरंत स्टैंड अप हो जाओ, तुरंत खड़े हो जाओ। आपको रुकना नहीं, खड़े लेटे नहीं रहना, बस खड़े हो जाओ, बस तो लग जाओ उस काम में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोला कि लिस्ट बनानी है, तो जैसे ये वीडियो खत्म हो जाए लिस्ट बनाना चालू कर दो। लिस्ट बनानी है वीडियो खत्म होते ही। अगर आप ये कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपने प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि आपने इस दुश्मन को मार गिराया और आप अपनी सफलता की तरफ एक कदम आगे बढ़ गए। तो ये करना है। जैसे ही कोई मन में आपको काम आए कि मुझे ये करना है, तो तभी कर लो, ये नहीं कि कल कर लूंगा, नहीं, तभी इमीडिएटली कर लो। तो आपका समझ लेना कि आपने प्रोक्रेस्टिनेशन पे जीतने का एक तरीका निकाल लिया है। तो ये आपके वीक एरियाज हो सकते हैं। ये बैठ के सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आप फेल हुए किसी चीज में, तो उसकी जिम्मेदारी भी आपको ही लेनी पड़ेगी। जब आप पास होते हो, जब आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और आपसे कोई कहता है कि अरे वाह आपने बहुत अच्छा किया, आपके तो 99.99 परसेंटाइल आई है, फिर इतना आपने अच्छा स्कोर किया है, तो आप खुश होते हो ना। आपको क्या लगता है? आप मन मन में सोचते हो कि यार मैंने बहुत मेहनत भी तो करी थी, है ना। तो अगर फेल हो रहे हो और आपसे आपको लगता है कि आप फेल हो गए, आपसे कोई कहता है कि आप तो फेल हो गए, तो उसकी जिम्मेदारी भी आपको ही लेनी पड़ेगी। कोई दूसरी जिम्मेदारी आपका लेने नहीं आएगा। आप खुद सोच के देखो कि अगर आप खुश हो रहे हो पास होने की वजह से, तो फेल होने की जिम्मेदारी भी आपको लेकर के इस पे काम करना ही पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तो इस चीज की जिम्मेदारी लो। और चीजें टफ हैं, मुझसे नहीं होंगी, मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर आप उस कैटेगरी में लाइक करते हो तो छोड़ दो, तैयारी ही मत करो। अगर आपकी सोच ये है ना कि चीजें बहुत टफ हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, तो फिर इसका मतलब है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। इस एग्जाम में आपको कुछ नहीं होने वाला, आप छोड़ दो। किसी दुकान में बैठना चालू करो, कोई छोटी मोटी दुकान स्टार्ट कर लो, वही आपकी किस्मत में है, वही कर पाओगे आप। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले सोच आपको बदलनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि टफ है, कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस करेंगे, हम पढ़ेंगे, उसके लिए हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं कब तक टफ लगता है। आपको याद होगा बचपन में 17 का पहाड़ा, 18 का पहाड़ा, 19 का पहाड़ा, मैं टेबल की बात कर रहा हूँ, आपको टफ लगते होंगे। और मे भी शायद आज भी आपको टेबल याद ना हो, लेकिन तब कैसे याद कर ली थी आपने? रटा था ना। और रटा का मतलब मेहनत की थी ना, उस चीज के ऊपर मेहनत करी थी, नहीं करी थी आपने? और नहीं तो टीचर मारते थे, डंडे मारते थे, तो आपने उस चीज पे मेहनत करी, तभी उस चीज से ओवरकम कर पाए। और अगर आपने आज मेहनत नहीं करी, इसका मतलब है कि आज फिर से आप उसी दिशा में जा रहे हो, डंडे खाने वाले काम कर रहे हो। तो डंडे अगर नहीं खाने तो हार्डवर्क करना पड़ेगा। और जब आप हार्डवर्क करोगे, हार्डवर्क का मतलब डेली बैठो, डेली 5 से 6 घंटे बैठो, पढ़ो, इतना टाइम देना है आपको। और अगर इतना टाइम नहीं दे पा रहे हो पढ़ाई में, तो छोड़ दो, पढ़ाई आपकी बस की नहीं। पढ़ाई एग्जाम आपकी बस का नहीं है, छोड़ दो। सबसे पहले अपनी सोच को बदलो। आप यस आई कैन, सबसे पहले आपकी ये सोच होनी चाहिए। उसके बाद आता है कि चीजें टफ हैं। टफ है तो अब मैं कैसे करूंगा? अब मैं कैसे करूंगा का रास्ता निकालना है कि हम इन चीजों को समझेंगे, और समझने के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, फिर देखते हैं चीजें कैसे नहीं होती हैं। उसके बाद आप मुझसे बोलना, मुझे कॉल करना, मैं नंबर ले लो मेरा 8802919803। अगर आपको कोई चीज़ टफ लगती है, दुनिया में कोई भी चीज़ आपको टफ लगती है, उसको पहले समझो, उसकी प्रैक्टिस करो, उसकी रिवीजन करो, और फिर भी आपसे ना होना तो मुझे कॉल करके बोलना कि सर मुझसे नहीं हो रहा है, आपने उस दिन झूठ काटा। इतना करने के बाद 100% गारंटी कि आपसे चीज़ें होने लग जाएंगी। करना क्या है? चीज़ों को समझना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, प्रॉपर रिवीजन करनी है। देखो चीज़ें आपके लिए कितना ईजी हो जाएंगी। तो इस पर फोकस करो। इस तरीके से करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे 3 महीने के अंदर अंदर। आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए, आप काफी अच्छा स्कोर कर जाएंगे। तो ये थी पहली बात हमारी सेल्फ एनालिसिस की। अब हम बात करेंगे बी बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको कल शादी में जाना है, आपको कल शादी में जाना है, तो आज जैसे आप जिस कंडीशन में आज आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो कि क्या आप इसी कंडीशन में शादी में चले जाओगे? नहीं। सिंपल सा आंसर है नो। क्या करोगे आप सुबह उठोगे,
अच्छे से नहाओगे, रगड़ रगड़ के अपने बदन को अच्छे से चमका दोगे। उसके बाद प्रेस लगाओगे, कपड़े पहनोगे, परफ्यूम लगाओगे, बेस्ट जूते पहनोगे, उसके बाद जाओगे शादी में। ये सुनो, तो वहां पे आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपना अपना खुद का बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वहां पे आपको लोग देखेंगे, उनको लगना चाहिए कि हाँ आप अच्छे लग रहे हो। तो वही काम आप एग्जाम के लिए क्यों नहीं करते भाई? वही सेम काम आपको एग्जाम के लिए करना है। आप जैसे आज बैठे हो, आज जैसे भी जिस भी कंडीशन में आप बैठे हो, आपको आज उतनी नॉलेज नहीं है। आपको आपने इतने सारे सिलेबस आपने खत्म नहीं किया, आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आपने रिवीजन नहीं किया, आपने पीवाईक्यूज नहीं लगाए, आज आपने कुछ नहीं किया। लेकिन जब कल एग्जाम होगा तो आप ये करके जाओगे नहीं जाओगे? ये सुनो, 100% करके जाओगे। तो करते क्यों नहीं? करो उस चीज को। जब आप उस चीज को करोगे तब बनेगा आपका बी बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, तब आपका बेस्ट वर्जन निकल के आएगा आपका। देखो ऑब्वियस सी बात है कि आप आज से 2 से 3 साल या 5 साल पहले जितना माइंड था आपके अंदर, जितना एक्सपीरियंस था, जितना चीजों को आप समझ पाते थे, उससे बेहतर आप आज समझ पा रहे होगे। क्यों? क्योंकि आपने इस टाइम को जिया है, उस टाइम में आपने मेहनत करी है, आपने पढ़ाई करी है, तो ऑब्वियस सी बात है कल से बेहतर आप आज हो। तो अगर आपको एग्जाम के लिए बेहतर बनना है तो आपको करना ही पड़ेगा इसके लिए काम, और अपना बेस्ट वर्जन बनना ही पड़ेगा। कैसे बनेंगे बेस्ट वर्जन? देखो यहाँ पे हमने पिक्चर डाल रखी है, ये है आपका वर्स्ट वर्जन जो आप आज बन के बैठे हुए हो। जैसे सोशल मीडिया यूज करते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, 1-1 घंटे 2-2 घंटे निकल जाते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, और अलग अलग चीजों को करते रहते हो, मतलब टाइम वेस्ट करते रहते हो, इधर उधर की ऐसी वीडियोस देखते हो जिससे बिल्कुल टाइम वेस्ट होता है। ऐसी वीडियो जो आपकी किसी काम की नहीं है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, रील्स देखते रहना, यूट्यूब पे आलतू फालतू की वीडियो देखते रहना, ज्ञान की बातें नहीं देखना बल्कि इधर उधर की बातें देखते रहना। तो ये क्या है? ये टाइम वेस्ट हो रहा है। आपका वो वाला वर्जन है। आपको करना क्या है? आपको स्टूडेंट की लाइफ में सबसे प्रायोरिटी वाला जो काम होता है वो होता है अपनी नॉलेज को बढ़ाना, अपनी नॉलेज को इन्हांस करना। और जिस दिन आपने ये काम स्टार्ट कर दिया, आपका बेस्ट वर्जन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो अपने अपने दिमाग के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को भरिए जो कि आपके लिए ज़रूरी है, जो आपकी स्टूडेंट लाइफ के लिए ज़रूरी है, इनको भरिए। आपका बेस्ट वर्जन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो आपको एग्जाम के लिए बेस्ट वर्जन बनाना है। जब आप किसी शादी में जाते हो तब आप अपने लिए कितनी मेहनत करते हो, प्रेस लगाते हो अपने हाथों से, कपड़े बढ़िया से पहन के जाते हो, मेहनत करते हो उस चीज़ के लिए। और वैसे ही जब एग्जाम में जाते हो तो उसके लिए भी उतनी मेहनत कर लो जितनी मेहनत आप शादी में जाने के लिए करते हो। उतनी मेहनत अगर यहाँ कर लोगे तो ऑटोमेटिकली एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो आपको करना है कि आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है। याद करो अपने 10th के डेज, 10th बोर्ड याद करो, 12th के बोर्ड एग्जाम याद करो। आई एम 100% श्योर आपने बहुत मेहनत की होगी 12th के बोर्ड एग्जाम में। ये सुनो, अगर आप मेहनत करी होगी तो यस लिख देना कमेंट में। तो ये मैं क्यों याद दिला रहा हूँ? क्योंकि आप उस टाइम पर अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते थे। आपको लगता था कि 12th में मुझे बहुत अच्छा स्कोर करना है, और आपने अच्छा स्कोर किया भी होगा। बस उसी इंसान को जगाना है अपने अंदर। आपको उसी इंसान को जगाना है दोबारा से, सिर्फ 3-4 महीने के लिए, सिर्फ 3-4 मंथ के लिए। अगर आपने इतना कर लिया, जेआरएफ एक बार हाथ में आ गया, फिर तो क्या ही कहने, आगे की लाइफ काफी ईजी हो जाएगी। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही फूल फूल आपके कदमों में आगे बिछा दिए जाएंगे, नहीं। कंपेरेटिवली अब से इजी हो जाएगी चीजें, आपके हाथ में हैंडल करना इजी हो जाएगा। जेआरएफ करने के बाद आपके हाथ में 40,000 रुपीज पर मंथ का एक फेलोशिप अमाउंट होगा। आप कहीं ना कहीं से पीएचडी कर रहे होगे, तो आज के कंपैरिजन में चीजें काफी इजी हो चुकी होंगी। ये सुनो, तो बस उस चीज तक हमें पहुंचना है, और आगे का रास्ता खुद ब खुद आपके लिए खुलता चला जाएगा। तो ये इन दो चीजों पे काम करना है। अब देखो गाइस, आप सभी को पता है कि 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों पे पढ़ना है, और अभी से पढ़ना है, आज से पढ़ना है। ये काम अभी से करना है। अपने लिए टारगेट सेट कर दो और मेक इट हैपन, मेक इट हैपन। आपको उस पर काम करना है। ये नहीं कि टारगेट तो बना लिया और उस पर काम नहीं कर रहे, काम करना है उसके ऊपर। टारगेट का मतलब है कि आप अपने आप को टारगेट देना स्टार्ट कर दो कि मैं यूनिट 1 खत्म करूंगा आज या अगले 2 दिनों में। उसके बाद मैं अगले 2 से 3 दिन में यूनिट 2 खत्म करूंगा। इस तरीके से आप एक छोटे छोटे टारगेट देते जाओ और उसको अचीव करते जाओ। जब आप ऐसे करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद आप रिवीजन करना, रिवीजन करने के बाद चीजें आपको और इजी लगेगी, और फिर इस तरीके से चीजें आपके लिए और आसान होती चली जाएंगी। तो ये करना है। अब देखो गाइज, यहाँ पर अगर आपने जेआरएफ क्रैक कर लिया तो आई एम श्योर आप इस वीडियो को नहीं देख रहे होंगे। अगर आपने नेट क्रैक किया है, फिर ओनली पीएचडी क्रैक किया है, तो आप इस वीडियो को जरूर देख रहे होंगे। तो जेआरएफ किया है तो ऐसे में तो फिर कुछ समझाना ही नहीं है। आपको पता है कि आपको पीएचडी के लिए इनरोल करना चाहिए, क्योंकि 40,000 के आसपास आपको स्कॉलरशिप मिलेगी पढ़ने के लिए, और एट द सेम टाइम आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी ट्राई करते रहना। अगर जॉब लग जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। हम बात करते हैं नेट और पीएचडी के लिए, जिनके लिए मैंने इस वीडियो को क्रिएट किया है। तो बस देखो, अगर आपने नेट पास कर लिया है तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब एटलीस्ट प्राइवेट कॉलेज में तो आपको मिल ही जाएगी। मैं देखो गवर्नमेंट में भी मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप जैसे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है,
इस तरीके से जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम होते हैं, अगर आप उस एग्जाम को क्रैक कर लेते हो, क्योंकि वहां पर सिर्फ एग्जाम की वेटेज देखी जाती है, अगर आपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लिया तो आपकी गवर्नमेंट परमानेंट पोस्ट भी लग सकती है। केवल नेट के बेसिस पे लोग परमानेंट पढ़ा रहे हैं, मैंने ऐसे कई कैंडिडेट देखे जो नेट के बेसिस पे पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट पोस्ट लेके बैठे हुए। लेकिन एटलीस्ट प्राइवेट तो आप कर ही सकते हो, ट्राई ट्राई कर लो, मिल जाएगी। और उसके लिए मैंने देखो, अगर इस चैनल का मोटिव सिर्फ ये नहीं कि आपको सिर्फ यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करवाना, मैंने आपके लिए काफी सारे वीडियोस बना रखे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये वाला वीडियो कि आपको गारंटीड जॉब मिल जाएगी 1 से 2 महीने के अंदर अंदर, उसके लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा। और ट्राई कैसे करना है वो मैंने आपको इस वीडियो में समझाया हुआ है। यहाँ पर मैंने सभी प्राइवेट कॉलेजेस में कैसे अप्लाई करना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे जॉब लगेगी, कंप्लीट चीजें इसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। तो इस वीडियो को देखिए, डेफिनेटली इससे आपको एडवांटेज मिलेगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही अगर आप ट्राई ही करने जा रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये वीडियो भी रिकमेंडेड है। इसमें मैंने कॉलेज में पूछे गए क्वेश्चंस एंड आंसर्स का मैंने बताया हुआ कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में और किस तरीके से इनका आंसर करना होता है, ताकि आप के लिए जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो ये दोनों ही वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इनको गो थ्रू कर सकते हो। इन दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अब देखो, अगर नेट और पीएचडी आपने पास कर लिया है, ओनली पीएचडी वाले कैंडिडेट हो, तो अगर आपका गोल है पीएचडी करना, आप चाहते हो, दिल से चाहते हो कि मैं पीएचडी करूं, आगे इसी मतलब लाइक इसी फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो आप पीएचडी में ट्राई करो इनरोल करने का। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप दोबारा से जेआरएफ और नेट के लिए ट्राई करिए। इससे अच्छा रास्ता नहीं हो सकता। आपको पीएचडी के लिए भी ट्राई करना है और साथ ही आपको जेआरएफ नेट के लिए भी ट्राई करना है। नेट हो गया है तो आपके लिए 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप जॉब के लिए देखिए, प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों जगह आप ट्राई करिए, ठीक है। नेक्स्ट रास्ता है कि आप पीएचडी के लिए ट्राई करिए, पीएचडी में एडमिशन हो जाता है तो अच्छी बात है। और नेक्स्ट थर्ड रास्ता आता है कि आप जेआरएफ के लिए ट्राई करिए। जेआरएफ हो जाएगा तो ये दोनों काम आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाते हैं। जेआरएफ करने के बाद पीएचडी में एडमिशन लेना कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है, प्लस फेलोशिप मिलती है, डबल एडवांटेज। और गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जगह ही एडवांटेज मिलता है जेआरएफ का। अगर आपका जेआरएफ हो जाएगा तो डबल एडवांटेज मिलेगा। तो नेट और ओनली पीएचडी वालों के लिए अगर एक कॉमन रास्ता देखा जाए कि कॉमन दोनों के लिए क्या रास्ता है, तो दोनों रास्ता सेम है कि आपको पीएचडी के लिए भी ट्राई करते रहना है और द सेम टाइम आप दोबारा से नेट और जेआरएफ के एग्जाम में अपियर कर सकते हो, जेआरएफ को टारगेट बनाते हुए, और ये काम जो है आपको स्टार्ट कर देना है। इसके अलावा गाइस देखिए, आपको जॉब के लिए ट्राई करना है नेट वालों के लिए, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों जगह, और ओनली पीएचडी वालों के लिए तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप नेट जेआरएफ ट्राई करिए। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर मैंने नेट पीएचडी में एडमिशन ले तो लिया नेट या पीएचडी की बेसिस पे, लेकिन क्या मुझे फेलोशिप मिलेगी? तो गाइस देखियो, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज फेलोशिप नहीं देते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऑफर कर सकते हैं 7 से 8 हज़ार रुपए के आसपास। अगर आप रेगुलर पीएचडी करते हो तो 7 से 8 हज़ार रुपए के आसपास आपको मिल सकती है फेलोशिप, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक क्वेश्चन सा गाइस ये भी रहता है कि अगर हमने पीएचडी में एडमिशन ले लिया और हमारे पास जेआरएफ नहीं था तब, लेकिन हमने पीएचडी में एडमिशन ले लिया, उसके 1 साल बाद हमारा जेआरएफ क्रैक हो जाता है, हमने जेआरएफ क्रैक कर लिया, तब क्या मुझे फेलोशिप मिलेगी? तो हाँ, फेलोशिप मिलती है। आप फेलोशिप के लिए ट्राई करना, अप्लाई करना है, फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये काम आपको करना है और अभी से पढ़ना स्टार्ट करना है। प्रोक्रेस्टिनेशन पे ध्यान मत दो, ओवरकम करो इन चीजों से, और एग्जाम टारगेटेड और लिमिटेड कंटेंट को फोकस करो, ताकि मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम चीजें अचीव कर सको, क्योंकि टाइम काफी कम बचा, अप्रोक्स 3 मंथ का टाइम बचा हुआ है। तो ऐसे में चीजें जरूरी हैं। हमने दिसंबर के लिए सुपर फास्ट बैच स्टार्ट किया है, तो आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। और ये सुपर फास्ट बैच क्या है मैं थोड़ा समझा देता हूँ इसको। यहाँ पर हम आपको विनर बैच 3.0 के थ्रू एग्जाम टारगेटेड पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवा रहे हैं, जो कि कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड रहने वाली है। जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछने का तरीका है, उस तरीके से चीजों को यहाँ पर प्रिपरेशन करवाई जाएगी। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल होगी, चाहे थियोरी लेक्चर्स हो चाहे एमसीक्यूज लेक्चर्स हो, प्लस 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, प्लस पीडीएफ नोट्स होंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये कंप्लीट कंटेंट आपको मिलने वाला है। अभी फ्लैट 10 कूपन कोड अप्लाई करने पे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो आप इस कूपन कोड को अप्लाई कर लीजिए। आज लास्ट डे है, ये जो ऑफर था 23 और 24 अक्टूबर को था, और आज 24 अक्टूबर है, तो आप आज इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। लास्ट डे आज रात 12 बजे तक ये ऑफर अवेलेबल रहेगा, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो कूपन कोड है फ्लैट 10, इसको मत भूलना। बिफोर बाय ऑप्शन आपको इसको अप्लाई करना है, जैसे अप्लाई करेंगे फीस आपकी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो गूगल प्ले स्टोर से सिंपली आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, और कंप्लीट कंटेंट आपको इसी ऐप के अंदर आपको हमने अवेलेबल करवाया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर, देखो इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए यस आई कैन। इतना कमेंट में लिख दो यस आई कैन, जिससे एक पॉजिटिविटी आती है आपके अंदर, डेफिनेटली एक पॉजिटिविटी आएगी। सो शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड गाइस, सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।